नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। इस बुलेटिन में हम बात करते हैं दिन भर की 4 बड़ी खबरों को लेकर, जिसमें आज की पहली खबर है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी हुई। वहीं दूसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां गैंगस्टर सूबे गुर्जर के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। तो वहीं तीसरी खबर प्रदेश में हो रही बारिश से लेकर है, जिससे कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। और चौथी खबर में हम बात करेंगे बारिश के कारण किसानों को हो रही नुकसान को लेकर। 4 बड़ी खबरें और बड़ी तस्वीर आपके सामने चारों को देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर में कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष, जिसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। 24 सितंबर को नामांकन होना है और ऐसे में गैंगस्टर, दूसरी तरफ तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गैंगस्टर पर सरकार का प्रहार किस तरीके से दिखाई दे रहा है। और तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे गुरुग्राम, फरीदाबाद किस तरीके से जलमग्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और चौथी बड़ी खबर में अन्नदाता पर दोहरी मार पड़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, जिसको लेकर हम बात करेंगे। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर सोनिया गांधी से बातचीत हुई है, जो कि अच्छे माहौल में हुई है। वहीं सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी हाईकमान को तय करना है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की है। उन्होंने साफ तौर पर इस मुलाकात को बताया कि अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर ये बातचीत हुई है, क्योंकि अब तक देखा जा रहा है कि 5 दावेदार सामने आ चुके हैं, 4 राज्यों में चुनाव हैं और इस तरीके से। और हरियाणा की अगर बात करें तो 195 डेलीगेट्स इसमें वोट करेंगे। तो सोनिया गांधी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यह मुलाकात हुई है, उनके आवास पर यह मुलाकात हुई, जिसमें कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को चुनाव को लेकर ये चर्चा हुई है। किसी और ने भी पर्चा भरा है या आप भी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव लड़ें इस बार? नहीं, अभी तो पर्चा भरना ही 24 से शुरू होगा। सर, आप भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के? चारे से नहीं होता भाई, जो देखते हैं कौन कौन भरेगा पर्चा। इसके अलावा सर कोई खास बातचीत हरियाणा को लेकर कोई बात? नहीं, हरियाणा वाले। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता प्रेमराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेमराज, क्या कुछ जानकारी है, ये जो भूपेंद्र सिंह की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई है, किस विषय को लेकर हुई है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है, ऐसे में तमाम जो सीनियर लीडर हैं, पहले हम शशि थरूर की बात करें, उसके बाद अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात करी है और अब पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात करी है। कयास तमाम लगाए जा रहे हैं क्योंकि सीनियर लीडर हैं, ऐसे में काफी बड़ी जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर है। तमाम जिस तरीके से 2 दिन पहले अविश्वास सहमति से प्रस्ताव कहीं ना कहीं हरियाणा की तरफ से पास किया गया था कि राहुल गांधी को ही कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए, नॉमिनेशन करना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं इसमें हिस्सा लेना चाहिए। पर लगातार जिस तरीके से कयास लगा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कयास तमाम है और हलचल भी तेज हो चुकी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो मुलाकात है कितनी मायने रखती है। ऐसे में क्या अध्यक्ष की रेस में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल होंगे, क्या वो नॉमिनेशन करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। चूंकि अगर देखा जाए राहुल गांधी की तरफ से तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया कि वो इस बार जो है इस नामांकन प्रक्रिया में या फिर कहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर हैं। और साथ ही साथ जब से इस तरीके से क्लियर हुई है तो अब उधर जो अशोक गहलोत को लेकर भी यहां पर चर्चा शुरू होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, अशोक गहलोत की बात करें, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, वो नॉमिनेशन करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उनका कल जो बयान सामने आया था कि वो राहुल गांधी से बात करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे, पर राहुल गांधी की भी प्रक्रिया आ चुकी है। ऐसे में अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। पर राजस्थान की हम बात करें, अशोक गहलोत यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा? आज शाम को सचिन पायलट, जो कि राजस्थान के बड़े नेता हैं, उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात है। अब देखने
दिखेंगे बात होगी कि किस तरीके की चर्चा शाम को सचिन पायलट करते हैं यदि नॉमिनेशन अशोक गहलोत करते हैं, क्योंकि 2 पद पर रहना बहुत मुश्किल है। ऐसे में राजस्थान का मुख्यमंत्री की पद की बात करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, पद की बात करें, अब देखने की बात होगी यदि अशोक गहलोत नॉमिनेशन करते हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान का जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रेमराज आपका। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बयान दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव को पारित किया गया है और दूसरे राज्यों में भी प्रस्ताव पारित हो चुका है। सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नॉमिनेशन की डेट अभी नहीं आई है और जब तक राहुल गांधी का आखिरी निर्णय नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो और वो सार्वजनिक रूप से हमने प्रस्ताव पारित किया। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी जब तक वो राहुल का निर्णय अंतिम नहीं है जब तक वो नामांकन भरे कि नहीं भरे, बाकी तो प्रश्न काल्पनिक है। अभी तो हमने आग्रह किया राहुल जी नामांकन भरे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए ब्यूरो हेड सुशील सिंह गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। सुशील जी, क्या कुछ जानकारी किस तरीके से, चूंकि अब अध्यक्ष पद को लेकर जो है कांग्रेस में बैठकों का दौर और बातचीत का दौर शुरू हो गया है। 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक नामांकन करना है। और देखो, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। इस चुनाव में अमूमन सीईए सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी एक बनाई जाती है जो अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और सीडब्ल्यूसी के तहत सीडब्ल्यूसी के तत्वाधान में एक कमेटी का गठन होता है और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ये चलाती है। इस इलेक्शन प्रोसेस के तहत अब नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। 24 तारीख से लेकर नामांकन शुरू होगी और 30 तक नामांकन होगा। राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी इसको लेकर तैयार नहीं। और ऐसे में तमाम कई नाम है जो सामने आ गए हैं। दिग्विजय सिंह का कल ही बयान आया था कि वो भी इस रेस में है, कहीं ना कहीं वो भी शामिल है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को ही मनाया जाए और हरियाणा से जितने 195 डेलीगेट्स हैं जो पीसीसी के डेलीगेट्स बने हैं जो इस चुनाव में मतदान करेंगे, वो लोग राहुल गांधी को लेकर तैयार है। हालांकि मीटिंग अंदर हुई है, बातचीत हुई है और बातचीत में यह देखा जा रहा है कि किसके ऊपर किसको वोट करेंगे, क्योंकि कई नाम इसमें शामिल हैं जो आ सकते हैं। शशि थरूर सीईए से मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को समझ चुके हैं, वो भी इस मैदान में कूदेंगे। दूसरी तरफ अशोक गहलोत, जिनको माना जा रहा है कि राहुल गांधी ही उनको और कांग्रेस परिवार उनको चाहता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन करें और इसमें आगे आए, तो वो भी इसमें सामने आएंगे, चुनाव में आएंगे। तीसरी तरफ जो दिग्विजय सिंह है उनको भी माना जा रहा है और भी कई कैंडिडेट हैं। देखिए, कैंडिडेट्स इसमें हो सकते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि गैर नेहरू गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बात की जा रही है। ये 12वीं बार ऐसा होगा आजादी के बाद से कि जब गैर नेहरू गांधी परिवार का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा होगा। और काफी टफ फाइट भी काफी टफ ही से हम कहेंगे। और पूरे देश में जितने पीसीसी डेलीगेट्स हैं वो सब इसमें नामांकन प्रक्रिया में भाग लेंगे। 17 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद 19 तारीख को इसका रिजल्ट सुनाया जाएगा। तो यह एक अहम है, महत्वपूर्ण है। और अब जो रस्साकसी चल रही है, जो रेशम रेस चल रहा है, हालांकि अभी तक यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को मना लिया जाएगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो अब अगर अशोक गहलोत पर पेच फंसा हुआ है कि अगर अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर राजस्थान का कमान किसके हाथ होगा। अगर सचिन पायलट जिस तरह से नाराज कर रहे हैं, अगर उनको यह मौका नहीं दिया गया तो वहां भी बगावत हो सकती है। और तमाम तो कई राजनीतिक पशुपेश है और इसमें तमाम बड़े नेता, अमूमन जो G23 जो ग्रुप 23 बना था जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नेहरू गांधी परिवार से अलग बनाने की बात वे लोग कर रहे थे और नाराजगी दिखा रहे थे, तो तमाम बड़े नाम हैं, उसमें से कई नाम जा चुके हैं, G23 छोड़ चुके हैं और कई लोग शामिल है जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है सुशील जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। गुरुग्राम जिले में भारी बारिश के बीच गैंगस्टर सूबे गुर्जर की ठिकाने पर बुलडोजर चला है। यूपी के गैंगस्टरों पर कड़ी कार्यवाही के बाद हरियाणा के गैंगस्टरों पर भी जिला प्रशासन की कड़ी कार्यवाही शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुर्जर के 4 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चला। गैंगस्टरों को कड़ा संदेश देने का काम शुरू कर दिया है। गैंगस्टर सूबे गुर्जर पहले गैंगस्टर कौशल
चौधरी के लिए काम करता था, लेकिन दोनों में पैसे को लेकर विवाद के बाद अब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ सुशील जी, ब्यूरो हेड, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनके पास चलते हैं। सुशील जी, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई, जिस तरीके से सूबे के मुखिया का बुलडोजर वहां देखने को मिला था, अब उसी की तर्ज में हरियाणा पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल गौरव, आपको बता दें, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि एनआईए ने कुछ दिन पहले रेड किया था तमाम गैंगस्टरों के ठिकानों पे, और वहां एक पूरी लिस्ट तैयार की गई थी। देश भर के करीब 60 ऐसे गैंगस्टर हैं जिनकी एक लिस्ट तैयार की गई थी, और ये पूरी कार्रवाई एनआईए के थ्रू गृह मंत्रालय इस पर कार्रवाई कर रहा था। और उन तमाम गैंगस्टर्स की लिस्ट तैयार करने के बाद उनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हुई थी। उसी के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में आज एक कार्रवाई की गई। हालांकि कल ही ये टीम पहुंची थी, गुरुग्राम मानेसर नगर निगम की टीम थी और गुरुग्राम पुलिस प्रशासन पहुंची थी, और पहुंचकर सूबे गुजर, जो गुरुग्राम के मानेसर इलाके में बड़ गुजर एक गांव है, वहां का गैंगस्टर है, 2021 में ही एसटीएफ के हाथों गिरफ्तार हुआ था और अभी भौंसी जेल में बंद है। इसकी करोड़ों की संपत्तियां हैं, अवैध संपत्तियां हैं बताई जाती हैं, और आज उन्हीं संपत्तियों में से एक इसका मकान था जो अवैध तरीके से बना हुआ था और प्राइम लोकेशन पे था, और बताया जा रहा था कि आज के वैल्यू अगर करीब 15 से 20 करोड़ रुपए की वैल्यू थी इस मकान की और इस एरिया की। जहां यह कार्रवाई हुई, कल जब टीम पहुंची तो कार्रवाई शुरू हुई। जैसे ही गेट तोड़ने की कवायद शुरू हुई, सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण थे वो वहां इकट्ठा हो गए, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन पीछे हटा और आज दल बल के साथ एसडीएम के नेतृत्व में, जिसका नेतृत्व एसडीएम खुद कर रहे थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, डीटीपी मानेसर अजय जी थे, तमाम लो अधिकारी थे और सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी थे। पूरे गांव, पूरे इलाके को पहले कॉर्डन ऑफ किया गया, घेराबंदी की गई, और उसके बाद पोकलैंड मशीन के थ्रू पीला पंजा चलना शुरू हुआ। केवल तोड़फोड़ ही नहीं हुई, जबकि पूरी इस बिल्डिंग को, 4 मंजिला इमारत थी, इसको जमींदोज किया गया। और उस वक्त बारिश भी हो रही थी, बारिश के दौरान हमने भी तस्वीरें वहां से दिखाई थी, बारिश में भीगते हुए तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से प्रशासन सख्त है और अब कार्रवाई के मूड में है और गैंगस्टर पे कार्रवाई हुई है। देखिए गौरव, ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी फरीदाबाद में कार्रवाई हुई है, और अब गुरुग्राम में भी तमाम गैंगस्टर हैं, चाहे अमित जागड़ हो, कौशल हो, तमाम इस तरह के गैंगस्टर्स हैं जिनकी लिस्ट है, और उन सभी पर कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे ही हमने बात करने की कोशिश की मानेसर नगर निगम के डिप्टी जो डीटीपी थे कि आखिर ये कार्रवाई क्यों हो रही है, तो कैमरे पर उन्होंने जो बयान दिया उसके मुताबिक यह बताया कि यह इलीगल तरीके से बना हुआ था ये मकान, और इसकी सूचना निगम को हुई और निगम इस पर कार्रवाई करने आई है। इसमें गैंगस्टर का कोई जिक्र नहीं हुआ, ना ही इसमें एनआईए की कार्रवाई का जिक्र हुआ। इसको अवैध बताकर इसको तोड़ा गया, जमींदोज किया गया। हालांकि परिजन जो थे वो लगातार सवाल उठा रहे थे कि जब भी कोई डिमोलिशन होता है तो उसमें नोटिस सर्व किए जाते हैं, मकान खाली करने के लिए समय मुहल्लत दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया और ना ही मकान से जो कीमती सामान थे उनको हटाने का मौका मिला और पीला पंजा चल गया, जमींदोज कर दिया गया मकान को। हालांकि पूरा मामला था पुलिस प्रशासन के सामने, अब पूरी कार्रवाई हुई और अब जमींदोज इस मकान को किया गया है। जो गैंगस्टर है इस पर 42 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें गुरुग्राम, पलवल, नूंह, दिल्ली, फरीदाबाद समेत इन तमाम इलाकों में मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन समेत 42 मुकदमे दर्ज हैं और फिलहाल एक गैंगस्टर भौंसी जेल में बंद है। जी सुशील जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज तो बदल दिया है, लेकिन इस बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल भी खोल दी है। आइए आपको 3 जगह की तस्वीरें दिखाते हैं, अंबाला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये 3 तस्वीरें आपको आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में अंबाला से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी की परत जो है सड़कों के ऊपर दिखाई दे रही है, जहां नजर डालो वहां पानी दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम में भी ऐसी ही स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है पानी में होकर निकलने को मजबूर हैं। और फरीदाबाद की तीसरी तस्वीर, जहां पर जलमग्न हुई सड़कें साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है, उससे प्रशासन के दावों की पोल यहां पर खुलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है।
तो बारिश की वजह से सड़कें किस तरीके से, किस कदर तालाब बनती हुई दिखाई दे रही हैं, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो लगातार सुशील हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। सुशील, जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे चारों तरफ जहां पर भी नजर डालें वहां पानी दिखाई दे रहा है और ऐसे में प्रशासन के दावों की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल गौरव, अगर मैं ये कहूं कि अब इंद्र देवता प्रशासन पर, खासकर गुरुग्राम प्रशासन से खफा है और वो प्रशासन की पोल खोल रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूं और अभी भी बारिश बूंदाबांदी हो रही है और जिस तरह से बादल उमड़ रहे हैं उससे लगता है कि एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने को है। और कल सुबह से ही जब 5 बजे के करीब से बूंदाबांदी शुरू हुई थी और कल पूरे दिन बारिश हुई, तमाम गुरुग्राम की सड़कें हैं जलमग्न हो गई थी, हर तरफ जाम की स्थिति थी और हालात इतने बदतर हो गए कि प्रशासन को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि लोगों से कि अगर उन्हें जरूरत न हो तो घर से बाहर न निकलें, और साथ ही उन लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करते हैं तो वो अगर वर्क फ्रॉम होम करें। यह हालात थे और ये हालात बयान करते हैं कि प्रशासन किस तरह से, बुरी तरह से प्रशासन की फजीहत हुई है। प्रशासन एक बार नाकाम हुआ है इस गुरुग्राम को इस बाढ़ जैसी स्थिति से बचाने के लिए। अभी भी कई गुरुग्राम के अंडरपास ऐसे हैं जहां पानी भरा हुआ है, कई सड़कें हैं जहां जल भराव की स्थिति है और वहां पुलिस प्रशासन खड़ा है, लेकिन हाथ में हाथ रखे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आखिर जल निकासी हो तो कहां हो और कैसे हो। और अभी भी बारिश लगातार हो रही है जिस वजह से लोगों की परेशानियां और दुगनी हो गई है। जी, लेकिन यहाँ पर सुशील जी अगर बात करें सीवरेज की, तो बारिश में सीवरेज की समस्या भी बढ़ जाती है और ऐसे में प्रशासन के द्वारा क्या कुछ सीवरेज समस्या के समाधान के लिए कदम उठा रहे हैं? देखिए, अभी अगर हम ये कहें, जहां तक सीवरेज सिस्टम की बात आपने की, ड्रेनेज सिस्टम की आपने बात की और चाहे वो कौन सी तालाब की बात आपने की, तो ये तमाम चीजें होती हैं जब, या रेन हार्वेस्टिंग जब हम जिक्र करते हैं, ये तमाम चीजें वो हैं जब मॉनसून से पहले यानी मार्च अप्रैल में इसकी तैयारी होती है और तमाम प्रशासन इस पर तैयारी कर इनकी पुख्ता व्यवस्था करता है ताकि बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या से निपटा जा सके और लोगों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं रखी रह गई और आज हालात ये हैं कि सब कुछ, चाहे ड्रेनेज हो, सीवर हो, सब कुछ फेल है, नाले जाम पड़े हैं और जो पानी है, बारिश का पानी है, वो सड़कों पे है, लोगों के घरों में घुस रहा है और लोग परेशान हैं और प्रशासन को कोसने के अलावा और कोई दूसरा जुगत उनके सामने नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सुशील जी, यातायात की व्यवस्था भी यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ चरमराती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे कि जल भराव हो रहा है तो उसके निदान के लिए क्या कुछ जो है कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए गौरव, कहते हैं कि सिर मुड़ाते ओले पड़ गए, सेम वही कंडीशन गुरुग्राम में हुआ है। और देखिए, 2 दिन पहले हमने दिखाया था कि किस तरह से सबसे ज्यादा जो चौक होता था, जो सबसे ज्यादा जाम होता था जिस चौक पे, फ्लाईओवर पे, वो हीरो होंडा चौक था और हीरो होंडा चौक पे महाजाम की खबरें हमने देखी थी और वहां पे उस फ्लाईओवर को बंद किया गया और बंद इसलिए किया गया था कि वहां स्टेन लोड टेस्ट शुरू किया गया था और जैसे ही उस फ्लाईओवर को बंद किया गया, नेक्स्ट डे से बारिश शुरू हो गई और आज स्थिति यह है कि एक तरफ तो फ्लाईओवर बंद है और लोगों को डाइवर्जन का सामना करना पड़ रहा है, डाइवर्ट होकर जाना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ बारिश की स्थिति ऐसी है कि वहां घंटों जाम, या हम ये कहें कि 5 से 6 घंटे का जाम लाजमी है। और आज भी जब मैं उस इलाके में गया था वहां गैंगस्टर की खबर करने, तो उसी इलाके से और मुझे भी घंटों जाम में फंसना पड़ा था। तो आज के हालात है और निश्चित तौर ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं सुशील जी। इस बीच जो है संजय गुप्ता हमारे साथ ब्यूरो हेड फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। संजय जी, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से चारों तरफ जो है बारिश की वजह से व्यवस्थाएं खराब होती हुई दिखाई दे रही है, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठा रहा है प्रशासन? निगम जो है बात करता है कि हम शहर को सुचारू व्यवस्था देंगे, सुचारू पानी की जो व्यवस्था है उसके जल निकासी की व्यवस्था करेंगे। अभी हम सूरजकुंड रोड पे खड़े, ये देखिए आप, ये सूरजकुंड रोड है, फरीदाबाद में 4 पैरेलल रोड हैं। सबसे पहले मैं सूरजकुंड रोड दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से गाड़ियां निकल रही हैं। यहाँ पे गाड़ियां निकलने का सबसे बड़ा कारण है कि शहर में पूरी तरह जल भराव हो चुका है। ये सुरक्षित रास्ता दिल्ली के लिए है,
इसलिए लोग यहाँ से निकलते हैं। दूसरी मैं बात बताना चाहूंगा कि जैसे अभी मेरे साथी ने बताया कि फरीदाबाद जो नगर निगम के पास का नाला एरिया है, वहां पे जितने भी नाले हैं वो पूरी तरह बिल्कुल गंद से भरे हुए हैं। नगर निगम कभी भी उन पे ध्यान नहीं देता है। अगर हम बात करें वहां की विधायक सीमा त्रिका की, वो बिल्कुल उनके पास का ही एरिया है और वो नगर निगम का ऐसा एरिया है जहाँ पे इतना जल भराव हो जाता है, जहाँ पे 3-3 फुट पानी भर जाता है। तो पिछली बार हमने दिखाया था, कल जो घटना हुई थी फरीदाबाद में, जो मामला हुआ था, एक बस जो बिल्कुल उसी एरिया में हम लोग हैं जो ग्रीनफील्ड कॉलोनी के लिए जाता है, जहाँ पर जो अंडरपास था, जहाँ पर वो बस डूब गई थी, जहाँ बड़ी मुश्किल से 50 बच्चों की जान बची थी। और कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद अगर नगर निगम की बात करें तो लोग मजाक में अब नगर निगम को नरक निगम कहना शुरू कर चुके हैं। फरीदाबाद की स्थिति बहुत खराब है। जल भराव की स्थिति की अगर बात करें तो शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर जल भराव नहीं है। भगवान से लोग दुआ करते हैं कि बारिश ना हो। जैसे कि हमने देखा कि सभी दफ्तरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जितना भी लोग हैं कम निकलें और जो है ज्यादा से ज्यादा घर से ही काम करने को जो है कोशिश करें। तो ऐसे में कहीं न कहीं यातायात को दुरुस्त करने के लिए पूरी तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। अगर हम यातायात व्यवस्था की बात करें, जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो यातायात व्यवस्था तो चरमरानी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब चारों तरफ जल भराव है, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप सहज ही समझ सकते हैं कि जो बसें चलती हैं वो कैसे चलेंगी, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो उन बसों में सवारियां कहां से मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं से फरीदाबाद की जो व्यवस्था है, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की जो व्यवस्था है, पूरी तरह चरमरा चुकी है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद पूरी तरह बिल्कुल नगर निगम फरीदाबाद नरक निगम में बदल चुका है। बिल्कुल सुशील जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गुरुग्राम की किस तरीके की जो है, क्या इस नगर निगम पहले से दुरुस्त व्यवस्था नहीं कर सकता था? किस तरीके से जो है लगातार जो है चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, सड़कें तालाब बनी हुई हैं। गौरव, गुरुग्राम में 2 सिविक एजेंसी काम करती है इसको लेकर, एक जीएमडीए और दूसरा नगर निगम। हुड्डा का भी क्षेत्र है कुछ, और ऐसे में तीनों बारिश हो रही है, अभी भी बारिश शुरू हो गई है। मैं बाहर ही खड़ा हूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं कि बारिश अभी भी कंटिन्यू है। और दूसरी तरफ ये जो तीनों एजेंसीज हैं, सिविक एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, ये मतलब पूरे प्रदेश का बात करें तो हजारों करोड़, और गुरुग्राम में बात करें कम से कम 50 से 100 करोड़ का एक बजट बनता है और इस पर काम करने के लिए और वाटर लॉगिंग की समस्या को खत्म करने के लिए ऐसे पॉन्ड भी तलाशे जाते हैं जो तालाब हो, उनके सौंदर्यीकरण करना या लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रेरित करना कि वहां से ज्यादा लगाया जा सके ताकि वाटर को कंज्यूम कर ले और एक बारिश का पानी से लोगों को निजात मिले। लेकिन ये सब कुछ धरातल पर ही होता है या कागजों में होता है या तो जांच का विषय है। कि हम तो रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट जैसे ही आता है नतीजा वही ढाक के 3 पात की तरह नजर आता है। और सेम वाटर लॉगिंग देखकर लोग यही कहते हैं कि सारा पैसा जिस तरह से प्रशासन और जिस तरह से गुरुग्राम हरियाणा की तरक्की में 50 से 55%, 52% की रेवेन्यू देता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ खास काम नहीं होते और लोगों को ऐसी समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको लेकर ये व्यवस्था कब तक किस तरीके से होगी, चूंकि लगातार बारिश हो रही है। आप सभी दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, सुशील जी हमारे साथ जुड़े और तमाम वो पहलू रखे सामने। अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। आइए आपको 2 जगह की तस्वीरें दिखाते हैं, अंबाला और चरखी दादरी। अंबाला में बारिश के कारण किसानों की धान की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है, तो वहीं चरखी दादरी में बारिश के कारण किसानों की कपास और बाजरे की फसल को भी नुकसान हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए। नमस्कार।